Good Good afternoon, sir. afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो भाई, तो कल हम लोग जो है वो रजिस्टर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन के क्रॉस अगर एक सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में टाइम के पासेस के साथ कैसे करंट वेरी करेगी, इसके बारे में ऑब्जर्वेशन बनाया गया। और अगर मान लो कि सोर्स को एकाएक अपने सर्किट से विड्रॉ कर लेते हैं तो करंट टाइम के पासेस के साथ साथ कैसे डिक्रीज करेगी, उसका इंफॉर्मेशन बनाया गया। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। और एक छोटा हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि कोई भी जो मेटल है उस मेटल के अंदर में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम्म मेटल के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और साथ में ये भी Yes, sir. मालूम है कि अगर कहीं पे आप मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करा रहे हो तो उस वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि क्लोज लूप में होती है ना। अगर किसी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड को आप वैरी करा रहे हो तो उसके इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि क्लोज लूप में होती है। तो अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कंडक्टर है और उस कंडक्टर के लोकेशन पे हम मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करावें तो उसका इफेक्ट क्या आएगा कि वहां पे लूप में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे उस मेटल के अंदर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड गोल गोल घूमना शुरू करेंगे। ठीक है भाई? जैसे ये मान लो Yes, sir. कि एक हमारी मेटल की प्लेट हो गई,
हाँ? और इसके लोकेशन पे आपने मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड का इसको एक्सपोजर किया और मैग्नेटिक फील्ड को आप वेरी करा रहे हो, तो होगा क्या कि उस वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें ऐसे लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, डीवीडीटी। मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट वेरी कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ गई। तो जो हमारे इस मेटल के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसे फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरीके से गोल गोल घूमना शुरू करेंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? यस सर। और इस करंट इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के इन्फ्लुएंस में वी विल ऑब्जर्व ए करंट एट द सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल। उसके मेटल के प्लेट के सरफेस पे हम करंट एक ऑब्जर्वेशन में पाएंगे जो कि एक लूप में होगी। और नेचुरल है कि ये करंट जो होगी वो जब फ्लो करेगी हमारे इस पर्टिकुलर मेटल के प्लेट के अंदर में, तो उससे एसोसिएटेड जो भी एनर्जी होगी, दैट एनर्जी विल फाइनली डाई आउट, है ना? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेंगे ना दूसरे इलेक्ट्रॉन से एज वेल एज लैटिस पॉइंट के आयन से ड्यूरिंग द मोशन, तो उसके इन्फ्लुएंस में वो हिंड्रेंस आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, और उस रेजिस्टेंस के कारण दिस पर्टिकुलर एनर्जी विल बी लॉस्ट। ठीक है? ये जो गोल गोल लूप में मेटल के सरफेस पे करंट आप ऑब्जर्वेशन में पाते हैं, दैट इज नोन एज ईडी करंट। समझे क्या? यस सर। इसको हम लोग ईडी करंट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। और जहां भी ईडी करंट जनरेट होगी तो दैट विल बी ए कॉज फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक? अब इसी ऑब्जर्वेशन को अगर मान लो कि आप दूसरे वे में देखो, अब ये मान लो कि पोल ऑफ द मैग्नेट हो गया, है ना? ये एक मैग्नेट का पोल हो गया, ये मान लो कि साउथ पोल है और इधर में हम ये नॉर्थ पोल कर दे रहे हैं, ये नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेटेड है। अब इसके अंदर में आप किसी धागे से बांध के मान लो कि मेटल की प्लेट को जो है ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे हम मेटल की प्लेट को जो है वो इसमें ऑसिलेट करा रहे हैं। तो जब ये मेटल प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जाएगी तो यहाँ पे लूप में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगी, और उसके इन्फ्लुएंस में हमारे जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस मेटल के अंदर के, वो भी गोल गोल घूमना शुरू करेंगे। और उसके इन्फ्लुएंस में क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है? क्योंकि वो प्लेट के द्वारा रेजिस्टेंस तो पोजेस किया जाएगा ना, करस्पॉन्डिंग टू द फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। यस सर। चार्ज के फ्लो के लिए रेजिस्टेंस पैदा जनरेट होगा, और उस रेजिस्टेंस के इन्फ्लुएंस में जो एसोसिएटेड एनर्जी होगी दैट विल बी लॉस्ट। तो होगा क्या कि उसके इन्फ्लुएंस में ये जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा था हमारा पर्टिकुलर प्लेट इस फ्री अगर रहता, यहाँ पे आपने नहीं प्लेस किया होता मान लो कि मैग्नेट को, तो उसका इफेक्ट क्या होता? वो ऑसिलेट करता रहता आइडियल सिचुएशन में इनफाइनाइट टाइम तक, उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आती। अगर एयर रेजिस्टेंस का जो ड्रैग है उसको आप निगलेक्ट कर देते तो आपको मिलता है कि एक बार ऑसिलेशन दे दिया तो वो परफॉर्म करता रहता। लेकिन अभी क्या है कि हर एक बार जब ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव करेगा तो ईडी करंट जो जनरेट होगी उसके इन्फ्लुएंस में सर्टेन पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेट इज गोइंग टू बी लॉस्ट। तो धीरे धीरे जो है इसका मोशन जो है वो डाई आउट होता जाएगा और फाइनली जो होगी दैट पर्टिकुलर प्लेट विल कम टू द रेस्ट। ठीक है? सर तो मोस्टली, हाँ जी, सर मैग्नेट वाला नहीं समझ में आया क्या बोल रहा है। मैग्नेट वाले में कह रहे हैं कि मान लो कि आप एक मेटल की प्लेट है, इस मेटल की प्लेट को आप जो है एक मैग्नेट के बीच में जो है ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक है? मैग्नेट के पोल के यस बीच में ऑसिलेट करा रहे हैं। तो मैग्नेट के पोल के बीच में जब आप इसको ऑसिलेट करा रहे होगे
तो जो भी हमारे इस प्लेट के द्वारा जो बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होएगा दैट इज गोइंग टू बी चेंजिंग, ठीक है, वो Yes, चेंज yes. करेगा। और उस चेंज का इफेक्ट क्या आएगा कि वहां पे जो इस पर्टिकुलर मेटल प्लेट के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर गोइंग टू रिवॉल्व। और अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन परफॉर्म करेंगे, 1 मिनट देखते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। जी बढ़िया। बढ़िया बोलिए ना, क्या बात है। आवा आ- नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं जॉब में। नहीं, अभी तो नहीं करना। नहीं, अभी नहीं। हम्म। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ तो नहीं है, बट हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ हाँ, मैं देख लूंगा, अगर जरूरत होगी तो देख लूंगा। हाँ तो ठीक है, अभी जरूरत नहीं है ना। ये तो ये तो लैंडलाइन है। हाँ। अच्छा ठीक। ठीक। नहीं, अभी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है अभी ना। ठीक। ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये हम लोग बातें कर रहे थे कि जैसे ये पर्टिकुलर प्लेट है मेटल की, इसको जब आप सर मैग्नेटिक स्क्रीन फील्ड चला रिजन, स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके, अब आ गई। यस सर। Yes, sir. वीडियो भी आ गया। Yes, sir. हम्म। चलो, तो ये बातें कर रहे थे कि ये मेटल की प्लेट जब मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव करेगा तो इसके द्वारा जो बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होगा दैट इज गोइंग टू चेंज। और जब ये चेंज करेगा तो इसमें जो है वो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे लूप में, उसी तरीके से यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर आल्सो गोइंग टू मूव इन ए क्लोज लूप। और ये जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट के अंदर में मूव करेंगे वो दूसरे आयन से, जो कि उस मेटल प्लेट के आयन है उनसे या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे और उसमें अपनी एनर्जी जो है वो लॉस भी करते जाएंगे। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर होगा ना मेटल प्लेट के द्वारा उस पर्टिकुलर यस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए।
तो एनर्जी जो होगी दैट इज गोइंग टू बी डाई आउट। ठीक है, तो जब एनर्जी इसकी कम होगी तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो छोटा होता जाएगा और धीरे धीरे फाइनली ये जो है रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो किसी मेटल प्लेट को जब आप बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आप मूव कराते हैं, तो ऐसे केस में आपको मिलता है कि उसमें मेटल के अंदर में जो उसके अपने खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूप में ट्रेवल करना शुरू करते हैं, ईडी करंट जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, जो लूप में घूम रहे हैं उसी लूप में घूमने को ही ईडी करंट कहते हैं। ठीक है, और ये ईडी करंट जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी का कारण है। ठीक है, एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी लॉस्ट। अब इसका आप चाहो तो फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो। जैसे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करनी है, कोई ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है उसको डैम्प कराना है, यानी कि उसके मोशन को डाई आउट कराना है, तो आप वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रख दिया या मैग्नेट के बीच में आपने उसके ऑसिलेशन को जो है वो प्लेस कर दिया, तो धीरे धीरे उसका मोशन जो होगा वो डाई आउट हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर। इसी तरीके से आप इसको जो है मान लो कि यहाँ पे जो ए, घूमेंगे गोल गोल ये इलेक्ट्रॉन्स और जो टकराएंगे तो जो उनकी एनर्जी लॉस होगी दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी। जैसे वायर में आप करंट फ्लो कराते हो तो वायर हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। यस सर। यस सर। उसी तरीके से जब इस मेटल प्लेट में ईडी करंट जनरेट होगी तो ये प्लेट भी जो होगी वो गर्म हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। तो आप अगर चाहो तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना का यूज आप कर सकते हैं, जो है कहीं पे अगर आपको थर्मल एनर्जी जनरेट करनी है तो उसके लिए भी। ठीक है ना, तो जो फर्नेस होते हैं, शायद केमिस्ट्री में आप एक्सट्रैक्शन वगैरह पढ़ते होंगे, ओर से जो मेटल को निकाला जाता है, तो उसमें कभी आपको इंडक्शन फर्नेस का नाम सुना है क्या? हम्म, मेटलर्जी पढ़ते हो ना, मेटलर्जी। यस सर। तो ब्लास्ट मेटलर्जी, फर्नेस सुना। हाँ, ब्लास्ट फर्नेस तो आयरन आयरन के लिए यूज होता है, आयरन के एक्सट्रैक्शन में और से ब्लास्ट फर्नेस को यूज करते हैं। बट कॉपर में, एल्युमिनियम में इंडक्शन फर्नेस यूज होता है। तो वहां पे क्या है, ये ही जो इंडक्शन की फिनोमिना है उसके कारण जो ईडी करंट जनरेट हो रही है, उसी ईडी करंट से हीटिंग करी जाती है। तो आप उसको हीट का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कोर को मेल्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये फर्नेस के रूप में भी जो है आप इसका फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कहीं कहीं पे ब्रेकिंग सिस्टम में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यस सर। हो गया आपके इसके फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन। जनरल में अगर कहा जाए तो ये लॉस ऑफ एनर्जी का कारण है। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब कि जो मैकेनिकल एनर्जी होएगी दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी, अगर आप मोशन को रिटार्ड करा रहे हो तो, है ना, तो वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और थर्मल एनर्जी का पूरा यूटिलाइजेशन आप दूसरे सेंस में करना चाहते हैं, हीटिंग के लिए या मेल्टिंग के लिए, तो वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ईडी करंट का मतलब समझ में आ गया। यस सर। हम्म, Yes, sir. और ये जरूरी नहीं है कि ये आयरन ही हो, है ना, प्लेट, ये जो है कोई भी मेटल हो सकता है। किसी भी मेटल के लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कराओ या मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आप मूव कराओगे तो देयर विल बी ईडी करंट जनरेटेड। ठीक है ना, और ईडी करंट जनरेट होंगी, वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही गोल गोल घूमना शुरू करेंगे उसी में, मेटल के अंदर में। ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया आपका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, ये ईडी करंट के बारे में देना था जो कंप्लीट। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्शन का, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन।
मान लीजिए कि ये एक कॉइल है जिसको हमने बोला कि कॉइल नंबर 1, और इसके नियरर हमने एक दूसरे कॉइल को प्लेस किया है जिसको कह रहे हैं कॉइल नंबर 2, और इस कॉइल में हम करंट फ्लो करा रहे हैं आई का, I1 का मान लीजिए। तो इस कॉइल के द्वारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी भाई, है? इस कॉइल में अगर करंट फ्लो यस सर। कराओगे तो इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मान लो ऐसे यस फील्ड है तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी दे आर गोइंग टू बी जनरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर कॉइल, है ना? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जनरेट करेगी। अब दूसरी कॉइल को अगर इसके पास में आपने प्लेस करा है तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो इस कॉइल के द्वारा भी लिंक्ड होगी, यस सर। है ना? ये फील्ड लाइंस इसको भी यस पियर्स सर। करेंगी ना, इस कॉइल के एरिया को भी तो पियर्स करेंगी, डिपेंडिंग कैसे रखा है उसने, आपने उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी फील्ड लाइंस जा रही होंगी इसके थ्रू। बट आपको दिख रहा है कि ये फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस पर्टिकुलर कॉइल के पोर्शन को भी जो है वो क्रॉस करेंगी, तो इसके द्वारा फ्लक्स बाउंड होगा। यस सर। और अगर आप ये जो करंट है जो आपने कॉइल नंबर 1 में करंट फ्लो कराया था इसको अगर आप बदलते हैं तो उसके द्वारा जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज आल्सो गोइंग टू वेरी, वो भी यस बदलेगा। सर। तो इसके द्वारा जो बाउंडेड फ्लक्स है कॉइल नंबर 2 के द्वारा वो बदलेगा, यस और इसके द्वारा जो फ्लक्स है वो बदलेगा, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी। ठीक है? यस इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि दो कॉइल को अगर एक दूसरे के पास रखा और एक कॉइल में आप करंट वैरी कराते हैं तो दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है ना? एक कॉइल में करंट वैरी करा रहे हैं दूसरे में करंट इंड्यूस हो रही है, तो ये फिनोमिना जो है कहलाती है म्यूचुअल इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन क्या था? जब सेम कॉइल में करंट को आप वैरी कराते हैं तो वहां पे जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो रही थी उसको हम सेल्फ इंडक्शन कह रहे थे। ठीक है? क्लियर है कि दोनों में डिफरेंस? यस यस सर। ठीक है, तो लिख लो भाई इसको भी। if two coils are placed, if two coils are placed in nearby region and current in one coil varied, due to which current in second coil induced is known as phenomena of म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है? इस फिनोमिना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना के जो है रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर इन दोनों कॉइल के आसपास में कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो इस कॉइल नंबर 2 के द्वारा जो बाउंडेड फ्लक्स है वो कॉइल नंबर 1 में जो फ्लो करने वाली करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट हैज बीन practically observed that if
there is no any ferromagnetic material in nearby region, then flux bounded by second coil is directly proportional to current through first coil। दूसरे वाले कॉइल में जो करंट है वो पहले वाले में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरे वाले कॉइल में जो फ्लक्स बाउंडेड है वो पहले वाले में फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि φ2 जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I1 के। एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो φ2 को हम लोग लिख सकते हैं M21 I1, यानी M21 का मतलब हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा अगर मान लो कि आप कॉइल नंबर 1 में करंट फ्लो करा रहे थे, उसकी जगह पे आप कॉइल नंबर 2 में करंट फ्लो कराओ, है ना, I2, तो कॉइल नंबर 1 के द्वारा जो बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है वो भी I2 के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। φ1 जो होगा इट विल बी आल्सो प्रोपोर्शनल टू I2, यानी कि φ1 को लिखना है तो ये M12 कहेंगे I2 के, है ना। और M12 का मतलब हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू द 2। M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1 कॉइल 2, ठीक है भाई। और ये ऑब्जर्वेशन है कि M21 और M12 जो है वो बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों कॉइल्स जो है उनकी अपनी खुद की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा और साथ में उनका रिलेटिव प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। खुद की ज्योमेट्री क्या है उस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों कॉइल्स की ज्योमेट्री पे, और साथ में इनके रिलेटिव प्लेसमेंट पे। तो अब हम लोग आगे में इसको M12 या M21 ना लिख करके सिंपली M लिखेंगे ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देंगे, ठीक है। यस सर। क्योंकि ये हर एक कॉम्बिनेशन के लिए दोनों में से किसी के रिस्पेक्ट लिखा जाए दैट इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी सेम। इट डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ coils as well as their relative placement।
ठीक है, इनके ज्योमेट्री के साथ साथ इनका एक दूसरे के रिलेटिव कैसे प्लेसमेंट किया जा रहा है उस पे इसकी जो है वो डिपेंडेंसी है। ठीक है भाई। यस सर। जैसे समझने के लिए आप इसको बड़े आसानी से जो है फिजिकली भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक कॉइल है, इसको आपने स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा है, हम्म, और इसमें आप करंट फ्लो करा रहे हो। तो ये जो है कॉइल हमारी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। कुछ इस तरीके से हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया कि इस तरीके से इसने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करा इस कॉइल ने। अब दूसरे कॉइल को अगर इसके करीब में और दोनों के एक्सिस को कोइंसाइड रखेंगे तो उस केस में हमको दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो फील्ड लाइंस होंगी इस कॉइल के पियर्स करके जाएंगी। यस सर। अगर मान लो कि यही कॉइल को हम इसके एक्सिस के प्लेन में रख दें, ऐसे रख दें, तो क्या कोई फील्ड लाइन इस कॉइल को क्रॉस करके जाएगी एक साइड से दूसरी साइड को? नो सर। नहीं। तो कॉइल सेम है, सेम लोकेशन पे, लेकिन उसका ओरिएंटेशन अगर मैं बदल दूं तो हमको मिल रहा है कि जो फ्लक्स बाउंडेड है दैट इज गोइंग टू चेंज। इसीलिए कहा कि इंडिविजुअल दोनों कॉइल की ज्योमेट्री पे और साथ साथ उनको एक दूसरे के रिलेटिवली रखा कैसे गया है उस पे इसकी डिपेंडेंसी है ना। ये जिसको आप म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दे रहे हैं। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मान लो कि हम जो है किसी कॉइल नंबर 2 के लिए फ्लक्स लिख रहे हैं φ2, और वो हमको मिला कि φ2 दैट इज इक्वल टू m इंटू I1 के, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। ये φ2 को अगर लिखना है सेकंड नंबर के कॉइल के द्वारा जो फ्लक्स है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट इन द फर्स्ट कॉइल से लिखा जाएगा। अब इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा वो लिखना है, तो ये आपको मालूम है कि डी φ2 dt दैट विल बी द ईएमएफ जनरेटेड इन दिस वन माइनस का m इंटू डी I1 यस dt। ये हमारा ईएमएफ जनरेटेड हो जाएगा इन द सेकंड कॉइल। यस सर। तो दूसरे वाले में कितना ईएमएफ जनरेट होगा उसके इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय दोनों के कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी ध्यान रखिए कि ये जो निगेटिव आ रहा है वो ओनली सेंस को दिखाने के लिए है ना। और ऐसे केस में आप चाहो तो केवल आप ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो और सेंस को दिखाने के लिए लेंज लॉ यूज कर सकते हो। किसी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा वो अगर हमको जानना है भाई, तो हम एक तो ये तरीका यूज कर सकते हैं कि एक में करंट फ्लो कराएंगे और दूसरे के करस्पॉन्डिंग जो है फ्लक्स कितना बाउंड हो रहा है उसको हम रिकॉग्नाइज करने का प्रयास करेंगे और डायरेक्टली इस रिलेशन से कंपेयर करके उस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखेंगे, है ना। और दूसरा तरीका ये होगा कि अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट्स की क्या रिस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन है तो उसमें ईएमएफ क्या अपीयरेंस में आ रहा है उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे और फिर इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दैट कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। यस सर। कैसे इसको यूज करना है उसके लिए आइए दो एक केसेस का लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं हम लोग, है ना। जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियली प्लेस्ड सोलेनॉइड। दो सोलेनॉइड है, दोनों को एक दूसरे के कोएक्सियली हमने प्लेस करा है। मान लो ये एक हमारा सोलेनॉइड हो गया,
जिसका रेडियस हमने कह दिया कि A1 का है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है। ठीक है भाई। यस सर। लेंथ भी मान लो कि इसका L का है। और इसी के कोएक्सियल हम एक दूसरा सोलेनोइड रख दे रहे हैं। ये दूसरा सोलेनोइड हो गया, दोनों के एक्सिस कोइंसाइडिंग है। इसकी भी लंबाई L की है। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जो है वो N2 है पर यूनिट लेंथ। और इसका रेडियस मान लो कि A2 कह दिया। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का हमको जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बनानी है। ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको लिखना है। तो मान लो कि हमने इस कॉइल नंबर 1 में करंट फ्लो करा दी I1 की, सोलेनोइड नंबर 1 में। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये म्यू नॉट N1 इंटू I1 से लिखा जाएगा ना। यस सर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे इस कॉइल के द्वारा लिंक्ड होगा, जो अंदर में कॉइल मतलब सोलेनोइड, जो सोलेनोइड नंबर 2 है उसके द्वारा ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगा। यस सर। तो अगर हम इस सोलेनोइड नंबर 2 के सिंगल टर्न के द्वारा कितना फ्लक्स बाउंड हो रहा है वो अगर लिखना चाहेंगे, फ्लक्स बाउंडेड बाय सिंगल टर्न ऑफ सोलेनोइड 2, तो ये क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट N1 इंटू I1 मल्टीप्लाइड बाई इसके एरिया, यानी कि पाई A2 का स्क्वायर लिखेंगे क्या। यस सर। अब इसके द्वारा टोटल कितना फ्लक्स बाउंड हो रहा है वो अगर हमको लिखना है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। फ्लक्स बाउंडेड बाय सेकंड सोलेनोइड टोटल लिख देते हैं, टोटल फ्लक्स बाउंडेड बाय सेकंड सोलेनोइड वो लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा, एक टर्न के द्वारा है μ1 N1 I1 इंटू पाई A2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, N2 इंटू L यस नंबर ऑफ सर। टर्न्स हो जाएंगे। φ2 अब हमको पता हो गया कि φ2 जो कि हमको लिखा जाता है M इंटू I1 के, तो φ2 के लिए ये इंफॉर्मेशन है। इसको कंपेयर कर देंगे, ये जो फॉर्मूला हमारा बना उसको इस फॉर्मूले से, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा कि ये लिखा जाएगा म्यू नॉट N1 N2 मल्टीप्लाइड बाई पाई A2 का स्क्वायर इंटू L। दिस विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है। यस सर। तो ये तरीका होगा कि हमको कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिखना है। जैसे अब इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू भी समझते हैं। मान लो कि आपको कहा गया कि ये एक
एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के नियर हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्लेस करा है। एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी ये वाली साइड लेंथ एक ही है, और मान लो कि इसकी ये जो हाइट है वो भी एक ही है, ठीक है। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो प्लेन है वो इस वायर का प्लेन है, यानी कि दोनों ये जो अरेंजमेंट है दे आर प्लेस इन दिस स्क्रीन। जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसी स्क्रीन में दोनों को प्लेस करा गया, ठीक। और यस इसका सर। जो वर्टेक्स है वो वायर से ए सेपरेशन पे है। वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज एट ए सेपरेशन ऑफ ए फ्रॉम द वायर, और आपको इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड ट्रायंगुलर लूप placed in a plane as shown in figure, ठीक है। जैसा हमने फिगर बनाया है उसके करस्पॉन्डिंग आपको इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का इंफॉर्मेशन जो है वो पूछा गया कि व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब देखो, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको चाहिए। तो वैसे तो आपके पास जानकारी है कि आइदर आप इस वायर लूप में करंट फ्लो कराओ या इस वायर में फ्लो कराओ और दूसरे के द्वारा फ्लक्स को रिकॉग्नाइज करो और उसके इन्फ्लुएंस में m इंटू I1 से उसको कंपेयर कर दो, तो उससे आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की इंफॉर्मेशन बन जाएगी। बट अगर हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं और इस वायर के द्वारा फ्लक्स के बारे में ऑब्जर्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं तो इट विल बिकम ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क, क्योंकि हम इस वायर के लिए फ्लक्स को कैसे लिखें वो इंफॉर्मेशन हम बना नहीं पाएंगे। तो बेटर क्या होगा कि हम इस वायर में करंट फ्लो करावें, आई की करंट मान लें, और उसके इन्फ्लुएंस में इस ट्रायंगल के द्वारा कितना फ्लक्स बाउंड हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करें। ऐसा एक सिचुएशन यस सर। आपको शुरू के क्लास में ही मैंने करा रखा है, यस सर, ठीक किया है। था। तो हाँ, तो मान लिया कि इसमें करंट आई की फ्लो करा रहे हैं और इसके लिए हम फ्लक्स लिखना चाहते हैं कि कितना फ्लक्स इसके द्वारा बाउंड होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसे स्ट्रिप बनाते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ का ऐसे स्ट्रिप ले लिया। इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लोकेशन पे वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये आप आसानी से लिख सकते हो भाई, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πx लिखा जाएगा। यस सर। अब इसकी फ्लक्स को लिखना है तो हमको ये वाली एरिया लिखनी है कि ये एरिया कितनी है। तो यस सर। इसको हम एक रेक्टेंगल की तरीके से देख सकते हैं, बशर्ते कि हम इसकी ये लंबाई अगर जज कर लेते हैं कि क्या होगी तो हम आसानी से जो है इसका फ्लक्स लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से ये डिस्टेंस देखा जाए, ये मान लो कि यहाँ से इसको मिला दिया, इसको अपने समझने के लिए हम लोग नाम दे दें कुछ
सी डी ई एफ। और इसको नाम दे देते हैं ई एच जी जी। तो ट्रायंगल सी जे जी और सी ई एफ ये दोनों सिमिलर हैं भाई। यस सर। यहां से ये हाइट अगर आप देखो तो बड़े आसानी से आप लिख सकते हो एक्स माइनस ए से। यस सर। सीजी को लिखा जा सकता है क्या? यस सर। हर्षित माधव नहीं दिख रहा है। हर्षित माधव उसका कोई फ्रेंड है आप में? हर्षित माधव का? गणेश तुम्हारा मित्र है? यस सर। हेलो, जरा उससे बोलना मेरे से बात करे। रवि। नहीं, रवि। अभी नहीं, बाद में करेगा। ओके सर। ठीक है। क्लास में आजकल दिख नहीं रहा है इसलिए कर। उसको कोई प्रॉब्लम है क्या? हम्म। पता नहीं सर, बताया नहीं कुछ। ठीक है, मतलब कहना जरा बात करेगा मेरे से। नंबर तो है ना तुम पे मेरा? यस सर। तो उसको भी दे देना, अगर उसके पास नहीं होगा तो बात करेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल को देखिए, सी जे जी और सी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं भाई। यस तो सर। जी जे अपॉन ई एफ ये इक्वल हो जाएगा सी जी अपॉन सी एफ के। तो जी जे के बारे में जानकारी आपको मिल गया। सी एफ है, ई एफ की वैल्यू है a/2, और सी जी के बारे में इंफॉर्मेशन है x माइनस ए, और सी एफ के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा ए। तो एच जे के बारे में जानकारी हो गया कि ये लिखा जाएगा x माइनस ए। यस सर। लिख सकते हैं। हम्म? यस सर।
तो फ्लक्स जो इस एलिमेंट के द्वारा बाउंड होगा, ये फ्लक्स हमको मिल गया कि ये लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πx मल्टीप्लाइड x माइनस ए इंटू dx। ये फ्लक्स हुआ। अब इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, यहाँ के लिए x की वैल्यू है a और यहाँ के लिए x की वैल्यू है 2a, तो हमको टोटल फ्लक्स कितना बाउंड हुआ वो मिल जाएगा। इंटीग्रेट इट फ्रॉम a to 2a 0 to 5। तो फ्लक्स के लिए इंफॉर्मेशन हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2π, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाला, और a to 2a लिमिट हो गई, ये हो गया 1 माइनस a बाई एक्स dx। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2π x माइनस a ln x इंटीग्रेशन हो जाएगा a to 2a। म्यू नॉट आई अपॉन 2π a माइनस a ln 2, ये मिलेगा क्या लिमिट रखने पे? यस सर। Yes, sir. a कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट a डिवाइडेड बाई 2π इंटू 1 माइनस ln 2 मल्टीप्लाइड बाई आई। अब इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे m इंटू आई से, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए इंफॉर्मेशन बन जाएगी कि m जो है वो लिखा जाएगा म्यू नॉट a डिवाइडेड बाई 2π 1 माइनस ln 2। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो बना, ये वायर और ये ट्रायंगुलर लूप का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट a अपॉन 2π 1 माइनस ln 2। ठीक है, यस सर। तो समझ में आ रहा है कैसे हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस की इंफॉर्मेशन बनानी है? Yes, Yes, sir. sir. ये ठीक है। एक केस और कर लेते हैं। मान लो कि आपको कहा गया कि ये एक सर्कुलर लूप है आर रेडियस की, आर रेडियस की सर्कुलर लूप है, और इसके एक्सिस पे एक सर्कुलर लूप जिसका रेडियस आपको बोला गया कि a का है, एट ए डिस्टेंस यल पे प्लेस कर दिया गया, यल डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू r, है ना। ये जो लूप है दैट इज वेरी स्मॉल रेडियस है एज कंपेरिजन टू दिस बड़े वाले लूप के। तो अब आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है ना, इस वाले लूप और इस वाले sir. लूप के कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको लिखना है। सिंगल टर्न के दोनों कॉइल्स है मान लो, ठीक है, या n1 n2 टर्न कर देते हैं। चलो, इसका टर्न n1 है, इसमें n2 टर्न है। तो हम इस लूप में करंट आई की फ्लो कराते हैं, तो इस लूप की वजह से इसके लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन होगा इधर की तरफ। यस सर। और कितना होगा भाई मैग्नेटिक फील्ड? बी म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवीजन में 2 into r square plus s square की पावर 3/2। एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक लूप का होता तो इतना होता है, बट ये है कितने लूप का? n1 टर्न का है, तो मल्टीप्लाइड बाई n1। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट द एक्सिस ऑफ ए लूप। मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का ये फॉर्मूला आपके पास पहले से था, आपने वहां से मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इंफॉर्मेशन लिख लिया।
अब चूंकि इसका जो रेडियस है वो बहुत छोटा है एज कंपेरिजन टू कैपिटल आर, तो हम मान सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर लूप इज ऑलमोस्ट एट द एक्सिस ऑफ द बिगर लूप, छोटे वाले लूप। यानी कि ये पूरा का पूरा जो लूप है इसको हम मान सकते हैं कि इट इज एक्सपोज टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। क्यों भाई, ठीक है क्या? यस सर। तो अगर मान लो कि हम उसके द्वारा फ्लक्स लिखना चाहते हैं उस लूप के द्वारा, तो बी इंटू एरिया ऑफ दैट लूप पाई ए स्क्वायर, एक टर्न के यस द्वारा सर। हो जाता, और उसमें टर्न की संख्या कितनी है, n2। तो टोटल फ्लक्स जो लूप नंबर 2 के द्वारा बाउंड होगा, इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो बी इंटू पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n2 से लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो ये जो फ्लक्स हमारा बना फाई, ये हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू पाई, बी की वैल्यू लिख देते हैं, बी की जगह पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n1 डिवीजन में 2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई ए स्क्वायर इंटू n2। ये हमारा फ्लक्स हो गया। अब ये फ्लक्स हमको मिल गया तो इसको डायरेक्टली कंपेयर करेंगे m इंटू आई से। तो m के लिए इंफॉर्मेशन क्या बन गया, म्यू नॉट n1 n2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो दिस विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई? यस सर। तो ये तो इस चैप्टर में जो भी आपके टॉपिक है वो आपके लगभग हो गए। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कराते हैं। यस सर। जरा ये क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। A wire AB of length L, mass M, resistance R slides on a smooth thick pair of metallic rail joints at the bottom as shown in the figure. The plane of the rail makes an angle theta with the horizontal. A vertical magnetic field B exists in the region. If the wire slides on the rail at constant speed, then find the magnitude of B.
इसमें प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि ये दो मेटल की रेल्स है, थिक रेल्स है, जिसका ये बेस भी एक थिक रेल से जोड़ा गया है। ये हॉरिजॉन्टल बेस हो गया, और ये रेल्स जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे थीटा के एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है भाई। और इस यस रेल सर। के ऊपर में एक ये वायर रखा गया है, ये वायर हो गया, जिसका मास m का है, लेंथ l का है, रेजिस्टेंस r का है। और ये वायर इस रेल पे हॉरिजॉन्टल रखा गया ना, ऐसे जैसे ये मान लो कि ये दोनों जो हाथ हो गए मेरे, ये दोनों रेल हो गए हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे एंगल पे, और ये वायर ऐसे हॉरिजॉन्टली रख के पेन वायर हो गया ना, दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। और इसको ऐसे रख के Yes, छोड़ sir. दिया गया। ठीक है। तो ये जो वायर है वो हमारे इस रेल पे नीचे गिर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है, जहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में है, स्पीड इसका कांस्टेंट है, जबकि ये जो रेल्स है वो स्मूथ है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड v से गिर रहा होगा तो ये जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ये हमको बताना है। प्रॉब्लम समझ गए क्या? बताऊं या कोई ट्राई तो कर रहा ट्राई है आप? कर रहा हूँ सर, ट्राई। सर नहीं हो रहा है। Yes, sir. नहीं हो रहा. Yes, sir. चलिए देखिए इसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें हो रही हैं उनको प्रॉपरली समझने का प्रयास करिए, और समझने के लिए हम थोड़ा सा इसका जो 3D में ये व्यू बना है उसका हम 2D का व्यू बना रहे हैं। ठीक है ना। 2D का व्यू कैसे बना रहे हैं, ये जो रेल है इसको हमने दोनों रेल इधर से देख रहे हैं, इस साइड से इसको देख रहे हैं। ठीक है।
इस साइड से। तो ये रेल, ये हमारी रेल हो गई जो कि इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल पे, और इस पे हमने ये वायर को रखा है, ये हमारा वायर, और ये वायर ये नीचे की तरफ जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमारा ऊपर की तरफ है b का। ठीक है, यही तो सिचुएशन है। यस सर। Yes, sir. अब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव कर रहा है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि इसमें मोशनल ईएमएफ आएगा। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कोई भी अगर लूप का पार्ट मूव होता है तो उसमें मोशनल ईएमएफ आता है, और उस मोशनल ईएमएफ को बैटरी के रूप में दिखाने के लिए हमने आपको बताया है कि v क्रॉस b के डायरेक्शन वाला जो एंड होता है दैट इज एट हायर पोटेंशियल। तो जब v क्रॉस b का जो डायरेक्शन दिखाओगे तो इसका बैटरी के रूप में जब रिप्रेजेंटेशन आप करना चाहेंगे, तो ये जो बैटरी होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो आप इधर दिखाओगे, v क्रॉस b का डायरेक्शन इधर ही की तरफ है, v क्रॉस b दिख रहा है क्या? इस वाले फिगर में हमने बैटरी Yes, दिखाई। sir. तो ये बैटरी के रूप में इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इधर की तरफ ऐसे बैटरी का प्लस दिखाया जाएगा। इस लूप में जो इस बैटरी के कारण करंट फ्लो करेगी वो ऐसे फ्लो करेगी भाई, है ना? यस सर। और वो करंट इस फिगर में जब हम दिखाना चाहेंगे तो इस वायर में अंदर की तरफ करंट होगी, ये ऐसे करंट होगी। इतना ठीक है? यस सर। अब ईएमएफ कितना है उसको देखा जाए तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, डीबी लिख लेते हैं फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना? ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डीवी आपके पास इंफॉर्मेशन में है कि ये लिखा जाएगा v क्रॉस b डॉट डीएल से। तो इसी वायर के लिए डीएल वेक्टर हमने लिया है, v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? v और b के बीच का एंगल कितना है वो यहां से देखिए, इस फिगर में आसानी से दिखेगा, पाई/2 प्लस थीटा है। Yes, sir. तो v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? vb cos थीटा। यस सर। यस और सर। डॉट डीएल, डीएल का भी डायरेक्शन वही है, तो वीबी cos थीटा इंटू डीएल, ये डीवी हो गया। तो डीवी का इंफॉर्मेशन हो जाएगा वीबी cos थीटा इंटू डीएल, और इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू एल। तो 0 टू डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना हुआ वो हम लिख लेंगे, ईएमएफ बेसिकली है वो हो जाएगा v इंटू बी इंटू एल कॉस थीटा, ये इसमें ईएमएफ मिल गया। v इंटू बी इंटू एल इंटू कॉस थीटा, ठीक है क्या ईएमएफ? यस सर। अब इस लूप को आप ऑब्जर्व करिए, तो आपको प्रॉब्लम में बोला गया कि दीज रेल्स आर थिक एंड द बेस रेल इज आल्सो थिक। तो थिक कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज यू हैव टू अज्यूम एज 0। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा हमारे सर्किट में ये वाले लूप के लिए, वो जो इस वायर का रेजिस्टेंस है वही इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। यस सर। तो जो करंट फ्लो कर रही है वायर में वो आपके पास इंफॉर्मेशन में आएगी कि वीबीएल cos थीटा डिवाइडेड बाई आर से लिखा जाएगा, दिस विल बी द करंट आई। तो इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है जब आपने छोड़ा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, तो उसका इंफॉर्मेशन आपने बना लिया।
अब आइए इसके लिए वायर के लिए बनाते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक फोर्स जो इस वायर पे लगेगा वो तो होगा ग्रेविटी का, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एम जी। Yes, sir. दूसरा इस वायर वायर पे एक इस रेल के द्वारा, जो दोनों रेल का एक साथ दिखा रहे हैं, दोनों रेल के द्वारा एक कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन लगाया जाएगा यानी। यस सर। और तीसरा एक फोर्स और होगा, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है, तो उस करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी से लिखते हो भाई, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स। तो करंट की तरफ ऐसे दाहिने हाथ की उंगलियां फैलाएंगे और बी की तरफ कर्ल करेंगे तो एल क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको क्या मिलता है, हॉरिजेंटल मिल रहा है क्या? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स होगा आई इंटू एल इंटू बी के, जो कि हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा डिवीजन में आर के। आई की ये वैल्यू यहाँ पे ला करके रख दी, ठीक है। अब ये यस तीन सर। फोर्सेस हमारे इस वायर पे एक्ट कर रहे हैं और उसके इन्फ्लुएंस में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसा बोला गया आपको। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगी कि ये वाला एंगल तो थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। तो एम जी का जो डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन में कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा से लिखोगे, और एफ एम का जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा वो एफ एम कॉस थीटा से लिखा जाएगा ना। तो Yes, डाउन sir. द इंक्लाइन डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दीजिए न्यूटन लॉ से। तो एम जी साइन थीटा माइनस का एफ एम कॉस थीटा, और चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है क्या? यस सर। अब वैल्यू सारी चीजें मालूम हो गई है, इसमें रख दीजिए एम जी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू v इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर। तो b के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ये लिखा जाएगा एम जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई v इंटू एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा के पूरा रूट के अंदर। So this should be the magnitude of the magnetic field so that the wire can slide on the rail with constant speed। ठीक है, यही आपको जस्टिफाई करना था। ठीक है ना, एम जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यस सर। ये 42 देखो तो क्या कह रहा। Consider the situation shown in the figure. The wire P1 Q1 and P2 Q2 are made to slide on the rail with the same speed of 5 centimeter per second. Find the electric current in the 19 ohm resistor. If both the wire moves towards right, if P1 Q1 moves towards left, what P2 Q2 moves towards right.
यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या बोला गया कि ये दो रेल दिखाई गई हैं, दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, और यहाँ पे एक एंड पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, 19 ओम का रेजिस्टेंस है। इस रेल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जो कि 1 टेस्ला का है, अंदर की तरफ है। दोनों रेल के बीच का जो सेपरेशन है वो शायद 4 सेंटीमीटर था क्या? Yes, हाँ, sir. 4 4 centimeters. सेंटीमीटर। ये एक वायर है P1Q1, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम का है, और ये एक वायर है P2Q2, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम का है। और पहले पार्ट में आपको बोला गया कि इस वाले वायर को भी और इस वाले वायर को भी, दोनों को सेम डायरेक्शन में V1 एंड V1 इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ले जा रहा है। ठीक है, तो इस 19 ओम के रेजिस्टेंस में क्या करंट फ्लो करेगा ये आपको बताना है। बनता हुआ दिख रहा होगा, ये तो बन जाएगा। यस सर। हम्म, सर एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे? हाँ। अच्छा, ये दोनों दो दो ओम के है, 4 उसको लिख दिया था, 4 नहीं है, 2 ओम का। R1 और R2 दोनों बराबर है, ये भी 2 ही होंगे। बना। चलो देखो तब, आपको बताया गया है कि तो कौन पहला सी हो गया, है। Yes. First हो पहला गया. हो गया सर। अच्छा, पहला पार्ट हो गया। यस सर। दूसरा भी कर जाओ फिर तो। यस सर, 2 मिनट। सर दूसरे में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना. हाँ, ये वाला दाहिने जा रहा है और ये वाला बाएं जा रहा तो फिर सर इधर तो 0 हो जाएगा ना. है। इफेक्टिव ईएमएफ, यस सर. हाँ, इफेक्टिव ईएमएफ 0। चलिए आए देखिए, जो लोग नहीं ट्राई कर पाए या बना पाए, अब इन दोनों के मोशनल ईएमएफ को हम बैटरी के रूप में अगर हम दिखाना चाहते हैं,
तो आपको बताया गया है कि बैटरी के रूप में जब रिप्रेजेंटेशन करना हो तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो V क्रॉस B के डायरेक्शन में दिखाना है। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन P की तरफ है, तो दोनों जो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो सेल के रूप में जब दिखाएंगे तो दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर दिखाना है, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर दिखाना है। और जो वायर का रेजिस्टेंस होता है मूविंग वायर का, वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये 2 ओम का ये रेजिस्टेंस, 2 ओम का ये रेजिस्टेंस। और जो ईएमएफ है जीटा, वो आपके पास इंफॉर्मेशन में आएगा कि V1 इंटू बी इंटू डी से लिखा जाएगा। दिस विल बी द ईएमएफ ऑफ बोथ द सेल। और इसके साथ आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R को कनेक्ट करा है जो कि 19 ओम का है। यही सर्किट है। यस सर। अब ये दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो आप चाहो तो लिख लो। हाँ, तो जीटा इक्विवेलेंट लिखने का तरीका है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जीटा 1 R1 R2 प्लस जीटा 2 R1 अपन R1 प्लस R2 ये होता है, याद है सबको? यस सर। ये हो जाएगा। पहले तो ये वैल्यू निकाल लो, या रहने दो ऐसे ही रहे। V1 B इंटू डी इंटू 2 प्लस V1 B इंटू डी इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। तो जीटा इक्विवेलेंट तो आपको मिल गया V1 BD के, और R इक्विवेलेंट के लिए R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है। तो ये हो गया 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, दैट इज 1। यानी कि अब हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ देखना है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई डी 1 टेस्ला और मल्टीप्लाइड बाई डी यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 वोल्ट, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सेल के लिए। तो ये जीटा हो गया और ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 19 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट इसमें बतानी है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? आई की वैल्यू हो जाएगी जीटा जो कि है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 19 प्लस 1 यानी कि 20, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर, है ना? यस सर। 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर की करंट हो गई पहले वाले केस में जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो दाहिने वाले के लिए तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा और बाई साइड वाला जो है उसके लिए पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो नीचे हो जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट जा रहा है। V क्रॉस Yes, B sir. का डायरेक्शन उल्टा। ये भी जीटा, ये भी जीटा, ये R और ये R दोनों बराबर बराबर। और इधर से आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया 19 ओम का। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट आपको बड़े आसानी से दिख जाएगा। जीटा इक्विवेलेंट जीटा 1 R2 और माइनस का जीटा 1 जीटा 2 R1 लिखना है ना। दोनों के पोलरिटी रिवर्स कर देते हैं तो बीच में माइनस आ जाता है, याद आ रहा है कुछ? तो जीटा इंटू आर माइनस जीटा इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, दैट इज 0। तो इफेक्टिव जो ईएमएफ आया वो आपको मिल गया 0। तो इफेक्टिव जो ईएमएफ है वो 0 है, तो जो करंट आएगा वो आपको 0 हो जाएगा। तो करंट विल बी 0 इन दिस केस। ठीक है? Yes, एक्चुअली होगा क्या अच्छा। कि जो भी करंट होगी वो हमारे इसी लूप में फ्लो कर जाएगी, है ना। इस वाले आर्म में कोई करंट नहीं आएगी।
यहाँ के लिए आई जो होगा वो 0 होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना? करंट जो फ्लो करेगा ये दोनों वायर के बीच में ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। इस वाले वायर में हमसे पूछा गया था, तो इस वायर में जो करंट आएगा इट विल बी 0। ठीक है ना? यस सर। यस सर। अब इसी प्रॉब्लम में ये मॉडिफिकेशन कर दिया तो ये तो आपका हो ही जाएगा। ये 47 देखो तो जरा। The system containing the rail and the wire of the previous kept vertically in a uniform magnetic field B that is perpendicular to the plane of the rail. It is found that the wire stay in equilibrium if the wire AB is replaced by another wire of double its mass. How long will it take falling through a distance equal to its length? Current generator shown in the figure such a current I through the circuit. The wire AB has a length and mass m and can slide a smooth horizontal rail connected to IG. The entire system lies in a vertical magnetic field. Find the velocity of the wire as the function of time. इसमें प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि ये दो वर्टिकल रेल्स है जिनसे टच करा के यहाँ पे एक वायर को रखा गया है ना, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है बी की, और ये जो करंट जनरेटर है ये कांस्टेंट करंट फ्लो कराएगा ऐसा दिया जा रहा है। ऐसा आपको प्रॉब्लम में मेंशन किया गया है कि ये कांस्टेंट करंट जनरेटर है। तो आपको बताना है पहले पार्ट में कि नहीं, ये पहले पार्ट में बोला गया कि जब ये वायर मास एम लेंथ एल का यहाँ पे रख रहे हैं तो ये जो है रेस्ट में रहेगा। तो अगर इस वायर का मास जो है वो डबल कर दिया जाए तो उसको एल लेंथ को गिरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना। इस प्रॉब्लम में करना क्या है भाई, पहले तो आप एक रिलेशन बना लीजिए। ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये आपका जनरेटर हो गया, जिसके लिए ये चीज ध्यान रखिए कि मेंशन किया गया है कि कांस्टेंट करंट दे रहा है ना। ये बोला गया है कि कांस्टेंट करंट ही ये सप्लाई देगा। अब यहाँ पे वायर को आप टच करा के छोड़ोगे तो इस वायर के थ्रू भी करंट आई फ्लो करेगी, है ना। यस सर। इस पे लगने वाले फोर्स को देखेंगे तो एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg, और दूसरा इस पे आई एल क्रॉस बी से फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एफ एम आई एल इंटू बी, और ये रेस्ट में है। तो इससे आपके पास एक इंफॉर्मेशन तो बन गया कि mg जो होगा वो आई एल बी के बराबर होगा ना, एक इंफॉर्मेशन। यस सर। अब इसी में कहा गया कि सारी सिचुएशन सेम है,
बस अंतर क्या कर दिया गया कि अब इन दोनों रेल के बीच में जो वायर रखा गया, इसका मास जो है वो 2m का हो गया, है ना। तो अब जो है इसके लिए एफबीटी बनाएंगे तो नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स mg लगेगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो ILB FB लगेगा ना। यस यस सर। सर। अब इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा जब आप इसको रिलीज करोगे टच करा के, तो आपको मिलता है mg माइनस का IL 2mg है ना, 2mg mg माइनस आई माइनस का ILB दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m इंटू ए, न्यूटन्स लॉ। यस तो ए के बारे में जानकारी हो गया कि इट इज g/2, है ना। ILB की जगह पे mg रख दिया यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, तो mg लेफ्ट साइड में डिवाइडेड बाय 2m, g/2 हो गया। यानी कि g/2 के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये वायर नीचे गिरेगा। ये कांस्टेंट करंट जनरेटर है इसलिए, है ना, कांस्टेंट रहेगा एक्सेलरेशन। अगर यही जो है इसका वोल्टेज फिक्स कर दिया जाता है तो यहाँ पे जैसे जैसे वेलोसिटी अटेन होती है वैसे वैसे वो आपको मिलता है कि वहां भी ईएमएफ जनरेट होता है, और उस ईएमएफ के कारण करंट इन दिस पर्टिकुलर वायर चेंज होता जाता है। लेकिन चूंकि इसका पहले से बोल दिया गया है कि कांस्टेंट वोल्टेज करंट जनरेटर है, तो जो भी इसमें वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग ये सोर्स भी अपने वोल्टेज को मैनेज कर रहा है, ऐसा प्रॉब्लम में बोल दिया गया, जिससे कि इसमें करंट हमेशा आई की ही रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम में मॉडिफिकेशन आ सकता है। अब इसको बोला गया कि एल लेंथ को गिरने में समय कितना लगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है भाई, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर फॉर्मूला यूज करिए। लेंथ जो इसको ट्रेवल करना है दैट इज एल, यू की वैल्यू 0 प्लस हाफ इंटू g/2 इंटू टी का स्क्वायर, तो टी के लिए इंफॉर्मेशन हो गया 2 रूट के अंदर में l/g। यस This will be the time in which this wire will descend by a length L। ठीक है, इस पे एक नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, हाँ, और आप अपने प्रॉब्लम्स इसमें करने शुरू कर दीजिए इस चैप्टर के। ठीक है, अभी हम यस एक दिन, या हो सकता है एक दिन से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, या आप कर लोगे तो फिर आपका डिस्कशन भी कर लेंगे। हाँ, एक दिन मान लो, कल की क्लास अगर मिलती है तो कल तो मैं अपनी तरफ से कराऊंगा प्रॉब्लम। ठीक है ना, अभी इस चैप्टर के, और उसके बाद आप अपने क्वेरीज जो है रखिएगा। इसमें एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और दिया है, हाँ, ये आपके को सोचिएगा कि छोड़े नहीं है, जनरेटर करके एसी जनरेटर लिखा है ना आपके टॉपिक। यस सर। यस सर। तो वो एसी जनरेटर छोड़ा नहीं है, वो बस इसी के बाद एसी पढ़ना है, तो जहाँ पे एसी की बात शुरू करेंगे तो वहाँ पे एसी जनरेटर की बात बता देंगे। ठीक है, एसी जनरेटर की वर्किंग, एसी जनरेटर की वर्किंग एसी के साथ बता देंगे। यस सर। ठीक है, तो आज को यहीं पे करता हूँ फिनिश। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके।